Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So today we are going to discuss about Article 21, that is protection of life and personal liberty. So first of all, let us go through that what is the subject matter given in the Constitution itself. So in Constitution it is clearly written that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब क्या होता है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ? तो पहले हम टर्म समझते हैं कि इसके दूसरे ऑप्शंस क्या थे, इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या थे। तो हम दो टर्म समझेंगे, सबसे पहली प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड द अदर टर्म इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फिर उसके बाद हम चलेंगे आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये कहता है कि तीन चीजों पे हमें ध्यान देना है। पहला तो एक लॉ है जो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू बना है, दैट इज बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है, उसके अंदर पूरी अथॉरिटी है। और तीसरा वो बाइंडिंग है इन नेचर। तो सिर्फ हम ये ध्यान देते हैं कि जो लॉ बना है वो लेजिस्लेचर के द्वारा बना है, ठीक। इन दिस कॉन्सेप्ट वी ओनली चेक द एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट लेजिस्लेटिव एक्शंस। इन सिंपल वर्ड्स, फॉर एग्जांपल, अगर कोई पनिशमेंट लॉ के द्वारा दी जा रही तो सिर्फ ये देखा जाएगा कि कहीं वो पनिशमेंट से ज्यादा पनिशमेंट तो आपको नहीं मिल रही। ये नहीं चेक किया जाएगा कि क्या वो पनिशमेंट रीजनेबल है या नहीं। ऑन द अनदर हैंड, व्हेन वी डिस्कस अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इट इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, ये वाइडर है थोड़ा सा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से। ये चीज का तो ध्यान रखता ही है कि जो लॉ है वो पूरा लेजिस्लेचर के थ्रू पूरी प्रोसीजर फॉलो करके बनेगा, बट उसके साथ साथ जुडिशरी ये भी चेक कर सकती है कि क्या जो लॉ बना है वो रीजनेबल है कि नहीं, क्या उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो सही है कि नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के दो एस्पेक्ट होते हैं बेसिकली, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। अब प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, उस इंसान को वहां मौजूद रहने की आजादी होनी चाहिए, जो जूरी होनी चाहिए जो उसके खिलाफ जो केस चेक कर रही है वो प्रॉपर एकदम सही होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, उसे खुद को डिफेंड करने का एक मौका मिलना चाहिए। वेयर सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस, इसके अंदर यह देखा जाता है कि जो लॉ बनाया गया है वो लॉ सही हो, कहीं आपको डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट तो नहीं दी जा रही, क्या उसमें वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं जैसे कि महिलाएं, बच्चे और अदर सेक्शंस इन आवर सोसाइटी, उनके लिए प्रॉपर कंसीडरेशन है कि नहीं। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे को एक बड़े की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो दैट इज वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस। क्या कोई भी लॉ रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं है नेचर में कि मैंने पहले क्राइम कर दिया और उसके लिए बाद में लॉ बना के मुझे पनिशमेंट दी जा रही। तो ये सारी चीजें चेक की जाती हैं सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस के अंदर। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब वहां साफ साफ लिखा था प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो क्या ऐसा है? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। उसे समझने के लिए पहले दो चीजों को समझिए कि संविधान के अंदर परिवर्तन दो लोग ला सकते हैं, एक तो पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यूज करके, दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है तो वो इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस लाता है, जो वहां लिखा गया है उसमें डिफरेंस नहीं आता, जबकि पार्लियामेंट कोई चेंज करता है जो वहां लिखा गया है उसमें भी चेंज आता है। तो आइए समझते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और कैसे हमारे यहां जो लिखा गया है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ वो एक्चुअली में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ए.के. गोपालन केस 1950। तो ए.के. गोपालन जी जो थे वो एक कम्युनिस्ट थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर। तो उन्होंने बोला कि आर्टिकल 19 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 21 में भी होने चाहिए, जिसके जजमेंट में कोर्ट ने कहा दैट हमारे ऊपर से ज्यादा भरोसा जिन्होंने संविधान बनाया उन्हें किन पे था? लेजिस्लेटिव पावर पे था, एमपीज पे था। तो इसके लिए हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। हम ये चेक कर सकते हैं कहीं एग्जीक्यूटिव एक्शन तो गलत नहीं है, हम ये बिल्कुल भी चेक नहीं कर सकते कि क्या वो लॉ रीजनेबल है कि नहीं। तो फिर ये परिवर्तन कब आया? यहां तो साफ साफ बता दिया गया है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए।
तो ये परिवर्तन आया मेनका गांधी केस 1978 के अंदर। तो मेनका गांधी जी जो थे उनका पासपोर्ट ले लिया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इसको उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि उनका जो है आर्टिकल 14, 19 और 21 वायलेट हो रहा है। तो जिसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा दैट आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए हैं वैसे ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 21 के अंदर लगनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को चेक नहीं करेंगे, हम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को भी चेक करेंगे। दैट मीन्स नाउ द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ बिकेम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो पूरा 360 डिग्री चेंज आ गया उस चीज में, जिसको हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ पोल से हम सीधा साउथ पोल पहुंच गए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 21। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अंदर एक और डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस जजमेंट के बाद बहुत सारे राइट्स हमें दिए गए। कोर्ट ने कहा दैट राइट टू लाइफ डज नॉट मीन ओनली एनिमल एग्जिस्टेंस, इट मीन्स कि आपको एक डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए, आप इज्जतदार तरीके से रहें। और पर्सनल लिबर्टी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट राइट्स हमें दिए गए अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू। उन सारे राइट्स की मैं लिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप जाके जरूर देखें और उसे रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। See you in the next video in which we are going to discuss about right to education. Thank you very much.